हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। जो बच्चे सुबह में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो बच्चे दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो बच्चे रात में देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट या रात के नमस्ते। ठीक है बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर था उसमें जो है कुछ चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला लेसन था आपका, पहला पार्ट। उसमें जो है हम कूलाम के नियम तक पढ़े थे। उसमें आगे क्या है उस शेष पार्ट को हम आज देखेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने अध्याय का जो है शेष पार्ट। ठीक है, जो हमारे अध्याय का शेष पार्ट है, अगली हेडिंग जो है मतलब अगला जो है उसको देखना है। तो हमें कूलाम के नियम तक हम देख चुके थे। ठीक है, अब जो है हमें पढ़ना है आगे बलों का अध्यारोपण। अध्या अध्यारोपण यानी बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। का सिद्धांत ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, बलों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है इसके बारे में हमें जानना है। ये जो बलों का अध्यारोपण सिद्धांत है ये जो है विभिन्न बिंदुओं पर लगने वाला जो बल होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कोई वस्तु है उसके विभिन्न बिंदुओं पर जो है चारों तरफ से बल लगता है तो वो किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे एक्टिव होता है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में तब जो है समझते हैं कि क्या है। ठीक है, बलों के अध्यारोपण सिद्धांत में अर्थात जो है इस नियम के अनुसार इस नियम इस नियम के अनुसार यानी ये जो बलों का अध्यारोपण सिद्धांत है ये क्या कहता है, किसी बिंदु आवेश पर किसी बिंदु किसी बिंदु ठीक है, किसी बिंदु आवेश आवेश पर किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी अन्य सभी अन्य सभी अन्य सभी आवेशों के कारण आवेशों के कारण अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला लगने वाला लगने वाला परिणामी बल परिणामी बल परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर उस बिंदु उस बिंदु आवेश आवेश पर उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक 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 आवेश द्वारा प्रत्येक आवेश द्वारा प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए द्वारा लगाए गए समस्त बलों का सदिश योग होता है। लगाए गए समस्त बलों का समस्त बलों का सदिश
सदिश योग योग होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। यानी किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए समस्त बलों का जो है क्या होता है, सदिश योग होता है। जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है, सदिश योग होता है। अब सबसे पहले जो है हम इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं कि चित्र क्या है। यानी चित्र देख लीजिए, ये आपका हो गया x अक्ष, ये आपका हो गया y अक्ष, यहाँ पर हो गया आपका वो बिंदु। ठीक है, उसके बाद में जो इसके यहाँ से मान लीजिए ये जो है R2 दूरी है, ये बिंदु आवेश है Q2। ठीक, उसके बाद में यहाँ से और उसके बाद में फिर इसको यहाँ पे कर दीजिए और इसको बना दीजिए F2, सदिश बल हो गया। उसके बाद में ये यहाँ पर है और फिर जो है यहाँ से डॉट डॉट करके जो है यहाँ पे मिला दीजिए इसको ये। ठीक, और फिर यहाँ से ये और इसको मान लीजिए Q1, ये हो गया आपका Q1, ये आपका हो गया F1 सदिश बल। ठीक, और उसके बाद में ये हो गया आपका Q3। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका हो गया जो है F1N, यानी कि इसको हम मान सकते हैं ये हो गया, ये जो है 13 है, ये F12 है, और ये F जो है यहाँ पे ये सारी दूरियां आप मान लीजिए पहले R2 और ये है आपकी R3 और उसके बाद में फिर बल कौन कौन सा बचा, Q3 Q1 Q2 हो गया, और उसके बाद में बल आपका जो है F11 12 13, यानी ये जो है यहाँ पर एक बल है F11, F जो है यहाँ पे कार्य कर रहा है ये F11। ठीक है, ये हो गया आपका चित्र। ठीक, अब उसके बाद में या इस जो है F1N मान लीजिए। ठीक है, अब जो है आप इसको शुरू कीजिए, डेरिवेशन जो है आपका, ये इस डेरिवेशन को अतः दिया गया है इसमें F1 बराबर दिया गया है F12 प्लस F13 डॉट Fn तक, इतना तक Fn तक, यानी इसमें जो है अनंत बल लगे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें मान लीजिए कि माना ये जो आपका निकाय है इसमें आवेश कौन कौन सा माना गया है, Q1 Q2 और Q3। तो माना जो है किसी निकाय में, किसी निकाय में, अब जो आपके चित्र में पहले दिया गया है पहले उन सबको लिख दीजिए। माना किसी निकाय में n आवेश, तो आवेश कौन कौन सा आपने माना है,
Q1 Q2 Q3 यानी Q1 Q2 Q3 डॉट Qn तक, ठीक है Qn है लिख दीजिए है, तथा Q1 Q2 जो है दिया गया है Q2 Q3 और Qn के सापेक्ष, ठीक है, तथा Q2 Q3 डॉट Qn के सापेक्ष जो है Q1 स्थित है, ठीक है, Q1 स्थित है यानी इसके सापेक्ष माना गया है, तथा इनके बीच में जो दूरी है यानी जो दूरी कितनी दी गई है, तो दूरी दी गई है R12, यहाँ पे R12 है, ठीक है, और R13 है और Rn है, ठीक है, ये आपका 13 है क्योंकि बल आपने ये 1n है, ठीक, दूरी दी गई है इसकी R12 और उसके बाद में कामा R13 और डॉट Rn, ठीक है। उसके बाद में फिर दिया गया है तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला बल, ठीक है, अतः यहाँ पे लिख दीजिए अतः Q1 पर लगने वाला जो है Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल ये हमको निकालना है। अब पहले एक बार इसको इतना समझ लीजिए क्या क्या है। ये जो आपका चित्र है x अक्ष y अक्ष पे दिखाया गया है, ठीक है, यानी इसमें जो है आवेश Q1 Q2 Q3 दिया गया है, उन बिंदुओं पर लगने वाला जो बल है वो क्या दिया गया है, F12 है, F13 है और Fn है। उनके बीच में जो है पहले बल आवेश के बीच में और बल के बीच में जो दूरी यानी पहला आवेश और दूसरे के बीच में इसमें जो दिया गया है R1n, ठीक है, R12 है, R13 है, सब वेक्टर में है यानी सदिश राशि में है, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें अब जो दिया गया चित्र में है उसी को हम मान रहे हैं यानी उसको हम दर्शा रहे हैं। जैसे जब आप लोग रचना करते हैं तो रचना में जो हम चित्र में बनाते हैं उसी को लिखते हैं, ठीक है, कि हमने ये चीज इसमें दर्शाया हुआ है। तो माना किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट Qn है तथा Q2 और Q3 डॉट Qn के सापेक्ष Q1 स्थित है, यानी ये उस पर क्या है, Q1 स्थित है, ठीक है, तथा उनके बीच में जो दूरी है वो R12 R13 और Rn है। अतः Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल यानी Q1 पर जो जितने और आवेश माने गए हैं उनके द्वारा जो लगने वाला वैद्युत बल है उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम उसको ज्ञात करते हैं कि क्या है। अब सूत्र अपना रखिए, ठीक है, यानी F12 बराबर F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान जो है R12 स्क्वायर, ठीक है, R12 स्क्वायर, यानी इसमें दूरी जो है आपकी क्या ली गई है R12 वेक्टर सदिश की, ठीक है, यानी वेक्टर सदिश राशि में। फिर उसके बाद में R13 के लिए जो है F13 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई
इप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर। तो ये है R13। ठीक, उसके बाद में इसी प्रकार जो है यानी इसी प्रकार हम Fn निकालेंगे। इसी प्रकार जो है Fn निकालेंगे तो Fn हो जाएगा, ठीक है, Fn बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और हो जाएगा Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा R1n। ठीक, ये हो गया। अब जो है अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत है, देख लीजिए इसको, अध्यारोपण का सिद्धांत है F1n बराबर जो है यानी F1 बराबर दिया गया है F12 प्लस F13 डॉट डॉट में फिर है F1n। ठीक, अब इस सूत्र पे सारा रख दीजिए तो F1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12, ठीक है, प्लस 1/4 पाई, सबका मान रख दीजिए। ठीक है, 13 का मान क्या है? तो Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 वेक्टर में, प्लस उसके बाद में फिर डॉट डॉट हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Qn बटे R जो है का जो है स्क्वायर और उसके बाद में R1n वेक्टर में। ये हो गया हमारा सारा मान। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या क्या है? तो कॉमन इसमें जो है, कॉमन है इसमें देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 तीनों में है, सब में है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कॉमन कर दीजिए, कॉमन हो गया। अब बचा क्या क्या? तो बचा जो है वो है, यहाँ पर देख लीजिए Q2, Q1 सब में है, Q1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे Q1 साथ में बाहर निकाल दीजिए, Q1 साथ में बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 प्लस यहाँ पे बचा Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 वेक्टर पे। ठीक है, और उसके बाद में प्लस डॉट डॉट क्या बचेगा? Qn बटे R1n स्क्वायर R1n वेक्टर में। ठीक, ये हो गया जो है हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत का, ठीक है, डेरिवेशन, यानी ये जो है हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक, ये हमें प्राप्त हो गया। हमारा जो सूत्र था अध्यारोपण का सिद्धांत कह रहा था कि किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए समस्त बलों का सदिश योग होता है। तो ये जितने भी बल लगाए गए उसका क्या है? ये सदिश योग है। ठीक है, उसका ये क्या है? सदिश योग है। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम आगे चलते हैं। ठीक, यदि आपके समझ में वीडियो आता है, ठीक है, क्लास समझ में आता है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और लाइक कर दीजिए।
कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी आपकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा कीजिए। ठीक है, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें यदि हमारे पढ़ाने में कोई फॉल्ट हो रहा है, कमी हो रहा है, तो उसका हम सुधार करेंगे। यदि आप अच्छा कमेंट कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे द्वारा बच्चों को अच्छा बेनिफिट, अच्छा लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है हम अगले हेडिंग पे चलते हैं जो अगला है। ठीक है, ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अब जो है हम देखते हैं कि अगली हेडिंग क्या है। ठीक, अगली हेडिंग जो है उसको हम देखते हैं कि क्या है। तो अगली हेडिंग जो है वैद्युत क्षेत्र। अगला है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये हो गई आपकी अगली हेडिंग। ठीक है, तो अब वैसे नॉर्मली अगर वैद्युत क्षेत्र को देखा जाए तो जिसके बीच में कोई जो वस्तु है जो आवेशित है और वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बाकी जो बुक के हिसाब से जो परिभाषा है वो दूसरी है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको इतना कह सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इसको, किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय को, किसी आवेश, किसी आवेश अथवा अथवा आवेशों के समुदाय, आवेशों के समुदाय, समुदाय माने तो जानते हैं आप लोग, समुदाय माने यानी समूह, यानी एक से अधिक हो। ठीक है, समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, समुदाय के चारों ओर का, ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र। ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें जिसमें किसी किसी अन्य आवेश आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, इसकी एक और जो है नोट में लिख दीजिए इसके जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा, बल रेखाओं द्वारा, बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो है आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, ये जो है आपकी परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या है वैद्युत क्षेत्र का? कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के, किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का
वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है मान लो Q, वो प्लस चार्ज का है। कोई आवेश है Q, वो प्लस चार्ज का है और इसके संपर्क में जो है हम कोई दूसरा आवेश ले आए, वो जो क्या हो, मान लो कि माइनस चार्ज का हो। इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, ठीक है। मानने में क्या है, तो मानने को कुछ भी मान सकते हैं, यानी कोई आवेश मत मानिए, कोई वस्तु मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो धनायन है और उसके संपर्क में कोई ऐसी वस्तु आई जो क्या है, ऋणायन है, यानी जो उससे क्रिया प्रतिक्रिया में अट्रैक्टिव हो कर सके, ठीक है। तो जैसे मान लो एक आवेश Q1 है वो प्लस में है, एक आवेश उसके संपर्क में आया जो ऋणात्मक है, तो ये क्या करेगा, आकर्षण बल करेगा। ये क्या उत्पन्न कर देगा, आकर्षण बल उत्पन्न करेगा, ठीक। और अगर मान लो ये Q1 प्लस था और जो दूसरा भी आवेश आया वो भी क्या है, प्लस में है, तो ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेगा, ठीक। जब आवेश विपरीत होगा तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। जब आवेश हमारा समान होगा तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है इसमें फिर है कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो क्या हैं, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि इतने क्षेत्र में या इसके चारों ओर ये बल रेखाएं कार्य कर रही हैं, यानी वो क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाओं की बात होती है, लेकिन वो उसका एक क्षेत्र होता है। इसको हम समझ सकते हैं चुंबक के द्वारा। जैसे चुंबक मान लो यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब इसका कोई दायरा है तो इसका दायरा चारों तरफ क्या होता है, निश्चित होता है। चारों तरफ क्या होता है, निश्चित होता है। अब इसमें इसके चारों तरफ इधर पूरा यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक अगर कोई वस्तु आएगी, क्योंकि चुंबक में भी जो है दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं ना कि जो है इसमें आप ये एग्जाम्पल रख दीजिए, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि कैसे जो है वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी हमें दिखाई तो नहीं पड़ती। जैसे चुंबक यहाँ पे रखा है लेकिन यहाँ पर कोई मान लो लोहा आ जाए, लोहे की वस्तु आ जाए, मान लो ब्लेड आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो ये इतनी दूरी तक इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। यानी लेकिन हमें इसमें जो बल रेखाएं हैं वो दिखाई तो नहीं पड़ी, लेकिन वो उसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो उसी प्रकार जो है आवेश है उनकी जो रेखाएं हैं वो हमें दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन वो क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। अगर आवेश विपरीत है यानी प्लस माइनस है तो उसके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस यानी आवेश समान हो गया तो क्या कर देगा, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न कर देगा, ठीक है। यानी जब आवेश समान तो प्रतिकर्षण बल, जब आवेश विपरीत तो उसके बीच में आकर्षण बल, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो है अगली परिभाषा है इसकी, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। अब वही जो है, जो इन रेखाओं के बारे में बात की गई वही है, ठीक है। जो है ये है वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं, ठीक। अब वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमें जानना है, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र होता है, ठीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र में जहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित है या विद्युत जो है सक्रिय है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया खींचा गया खींचा गया वह वह काल्पनिक एवं एवं निष्कोण 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 अभी बता रहे हैं, निष्कोण वक्र है,
वक्र है, ठीक, जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है, जो उस स्थान पर उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र का अविरल यानी लगातार, अपनी भाषा में लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, ठीक। यानी ये जो रेखाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं कौन सी है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण, उसमें कोई कोण नहीं बनता, वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करता है। यानी जहाँ पे विद्युत धारा है, यानी आवेशित कण है, आवेशित वस्तु है और उसके संपर्क में कोई विपरीत आवेश वाली वस्तु आएगी तो उसको आकर्षित करेगी, यानी वो उस दायरे के अंदर क्या कर लेगी, उसको आकर्षित करेगी, आकर्षण बल उसमें उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ इतनी दूर तक की उस रेखा को वो खींच सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए थे चुंबक का, मान लो कि यहाँ पर चुंबक है और इसकी रेंज मान लो 1 मीटर तक है, ठीक है, तो वो 1 मीटर चारों तरफ, यानी 1 मीटर इधर भी, 1 मीटर इधर भी और 1 मीटर इधर भी, यानी इस दायरे से जो है वो चारों तरफ क्या कर लेगा, चारों तरफ से किसी भी वस्तु को खींच सकता है। तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हम उसको देख तो नहीं सकते लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि इसके बीच में कोई बल कार्य कर रहा है, कोई रेखा है या कुछ है जो इसको खींच रहा है। तो जो है वो कौन सी है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। अब उसके बाद में जो है हम अगला देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग जो है वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, ठीक है, इसके वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। तो गुण क्या हैं, गुण इसमें है ये कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। यानी जो है ये धन आवेश, धनावेश, ठीक है, धनावेश से से निकलकर ऋणावेश, यानी जो ऋण आवेश है उसकी तरफ, ठीक है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। ऋण धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाकर जाकर समाप्त हो जाती है, समाप्त होती है, ठीक, समाप्त होती हैं। और उसके बाद में ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये जो रेखाएं होती हैं ये हमेशा वक्र बनाती हैं, क्या बनाती हैं, वक्र बनाती हैं, वक्र बनाती हैं, वक्र बनाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कभी नहीं काटेंगी, नहीं काटती, ठीक। यानी ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी किसी को काटेंगी नहीं, ठीक है। अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, ठीक। फिर उसके बाद में चौथा है, चौथा गुण कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं
रेखाएं अगर ये पास पास हैं, अगर ये पास पास हैं तो जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा? वैद्युत बल, वैद्युत बल वो क्या होगा? प्रबल होगा, यानी कि अधिक होगा। प्रबल होगा यानी कि अधिक होगा। ठीक। और ये वैद्युत बल रेखाएं अगर ये दूर दूर हैं, अगर ये दूर दूर हैं, दूर दूर हैं तो जो ये बल है ये क्या होगा? प्रबल नहीं होगा, दुर्बल होगा, यानी कम काम करेगा, कम होगा। ठीक है। यानी इससे हमें क्या पता चला वैद्युत बल रेखाओं के गुण में कि धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, यानी धनावेश से निकलेंगी ऋणावेश पे जाके ये खत्म हो जाएंगी और हमेशा वक्र बनाएंगी। यानी ये कैसे चलेंगी? ऐसे मान लो कि यहाँ पर है, इधर अगर धन है और इधर ऋण है, ठीक है, तो यहाँ से ये इधर से निकलेंगी और ये इधर आएंगी, इधर से निकलेंगी इधर आएंगी, ऐसे। ठीक है। और ये ऐसे हमेशा वक्र बनाएंगी, यानी कभी किसी को एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये बिल्कुल सर्टेन है। ठीक है। ये जिस एंगल पे निकल रही हैं वो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये हमेशा वक्र बनाती हुई चली जाएंगी। ठीक। उसके बाद में फिर है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यहाँ पे रेखाएं कर दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। फिर है वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास होंगी तो वैद्युत बल उतना अधिक कार्य करेगा, और जब वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो उनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो क्या होगा? कम कार्य करेगा। ठीक है। ये हो गया वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब उसके बाद में जो है अगली हेडिंग आती है इसमें परीक्षण आवेश। ठीक है। परीक्षण आवेश आता है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ये जो है हमारी अगली हेडिंग है। ठीक है। परीक्षण आवेश क्या है? बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है। यानी बहुत ही छोटा, यानी उसकी प्रबलता क्या हो? कम हो। ठीक है। बहुत ही छोटा आवेश, बहुत ही छोटा आवेश जो जो स्थान पर, जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित प्रभावित ना करे, ना करे। ठीक है। परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक। परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है। यानी जो उसको क्या करें? प्रभावित ना करें, तो वो क्या कहलाएगा? परीक्षण आवेश कहलाएगा। ठीक है। यानी ये जो बल रेखाएं हैं, ये परीक्षण आवेश वो क्या करें कि उसको प्रभावित ना कर पाए। ठीक है। यानी उनके बीच में क्या हो, जो क्षमता है वो क्या हो? कम हो, तभी तो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर उनके बीच में जो क्षमता है वो अगर अधिक होगा, प्रबल होंगी, तो वो उसको अवश्य प्रभावित करेंगी। इसलिए उसको परीक्षण आवेश तब नहीं कहा जाएगा जब वो प्रभावित ना करे, तो ही उसको हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो है यहाँ पे देखिए वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या है उसको भी देख लीजिए। पहले परिभाषा लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में एकांक, एकांक परीक्षण
आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, पर लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल को, लगने वाला वैद्युत बल को, बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कहते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात जो है अगर, और इसे इसे ई से, कैपिटल ई जो है ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ई द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब मान लीजिए कि माना जो आपका परीक्षण आवेश है, यदि परीक्षण आवेश, परीक्षण परीक्षण आवेश जो आपका है वो क्या है, Q0 है। ये तो परीक्षण आवेश आपका क्या है, Q0 है। ठीक है, तथा जो लगने वाला बल है वैद्युत बल, लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या है आपका, F हो, वैद्युत बल F हो, तो अगर F होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी F अपान Q0, F अपान Q0, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सूत्र हो जाएगा। F अपान Q0 इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका मात्रक, मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक है यहाँ पे देख लीजिए, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम, ये जो है एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, एक सदिश है। क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश है। ठीक, और उसके बाद में इसकी जो बीमा होती है, बीमा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बीमा इसकी होती है m l t की घात -3 और a की घात -1, ये होती है इसकी बीमा। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र का जो है तीव्रता आपको पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश यानी Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको ई से, यानी जो कैपिटल लेटर का ई होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यदि परीक्षण आवेश आपका क्या हो, Q0 हो, जो है परीक्षण आवेश क्या हो आपका, Q0 हो, तो अब जो है Q0 हो तो जो लगने वाला बल है F वो क्या होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q0। ठीक है, ये E से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, मात्रक इसका न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, जो कि जिसकी बीमा ml t की घात -3 a की घात -1 होती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम फिर चलते हैं अगली हेडिंग पे कि जो अगला क्या है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो है इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है, यानी उसका सूत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में जो है बताया गया है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
जो सूत्र निकाला जाता है वो कैसे है, वो डेरिवेशन है। ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है बहुत आराम से बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, लेकिन इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि पेपर में अक्सर आता है। ठीक है, अब है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है आपकी हेडिंग है। बिंदु बिंदु आवेश बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है हमको ये डेरिवेशन हमें करना है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले जो है बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फिगर बना लीजिए। ठीक है, एक बिंदु ये यहाँ पे एक बिंदु जो है मान लीजिए, और डॉट डॉट करके जो है कुछ दूरी पर दूसरी बिंदु मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है आपका बिंदु मान लीजिए P, ये आपका क्या है बिंदु P। ठीक, और यहाँ से जो है इसको मान लीजिए F, यहाँ पर ये बल लग रहा है F। ये जो है आवेश आपका क्या है Q1 या Q मान लीजिए, अगर दो आवेश नहीं मान रहे हैं तो Q, और इसको मान लीजिए Q0, और इसके बीच में जो दूरी है वो क्या है R है, इसके बीच में दूरी क्या है R। ठीक, यहाँ से लेकर और यहाँ बिंदु तक। ठीक है, तो पहले इसको जो आपने चित्र बनाया है उसका प्रदर्शन कर दीजिए, यानी जो हमने लिखा है उसका हम क्या कर दें, प्रदर्शन कर दें क्या क्या है। तो प्रदर्शन में पहले लिख दीजिए कि माना 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 कोई बिंदु आवेश प्लस Q, कोई बिंदु आवेश यहाँ पे जो है चिन्ह कर दीजिए क्योंकि प्लस ये भी है और प्लस ये भी है। ठीक है, कोई बिंदु आवेश प्लस Q, जो प्लस Q है किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। ठीक है, किसी ऐसे ऐसे परावैद्युतांक 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 माध्यम में स्थित है स्थित है। ठीक है, स्थित है जिसका 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 परावैद्युतांक क्या है आपका, परावैद्युतांक K है, K है, परावैद्युतांक क्या है K है। इससे R दूरी पर, यानी इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है P, ये दिया गया है, बिंदु P है, P है जहाँ प्लस Q0 परीक्षण आवेश, यानी Q0 को क्या माना गया, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, यानी है परीक्षण आवेश है। ठीक है, इसीलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल परीक्षण आवेश प्लस Q0 है। अतः दोनों जो है आवेशों के बीच
बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है, लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल क्या होगा? ठीक है, तो कूलाम के नियम से, यानी सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो गया आपका जो है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम जो है यही है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में तो अब उसी नियम पर इसको भी रख दीजिए। F बराबर 1/, यहाँ पर K है, परावैद्युतांक, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपान R स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, या इसके स्थान पर हम परीक्षण आवेश में अभी जब निकाले थे ऊपर, E बराबर जो होता है वो क्या होता है? इसके स्थान पर हम रख सकते हैं F बराबर जो है F अपान Q0। ठीक है, क्या रख सकते हैं? इसको हम बदल सकते हैं, या F अपान Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, जबकि जो F अपान Q0 है, ठीक है, F अपान Q0 बराबर किसके है? E के। अभी जो है ऊपर वाले में आप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखे हैं, ठीक है, कि इतना बराबर किसके है? E के है। ठीक, तो जब इतना बराबर E के है तो अब इसका मान रख दीजिए, अर्थात हम इसको कर सकते हैं E बराबर, यानी इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R स्क्वायर। ये हो गया। अब वायु अथवा निर्वात के लिए, अब मान लीजिए, यानी कि वायु अथवा निर्वात, वायु हो या निर्वात हो, निर्वात के लिए K बराबर 1। अब जब K बराबर 1 रख देंगे तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हो गया आपका 1, तो वो खत्म। ठीक है, यानी 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे या किसी भी राशि में तो वो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अर्थात Q बराबर R स्क्वायर, Q बराबर R स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं E बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख दीजिए, तो कितना आया था? 9 × 10 के पावर 9 और Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका डेरिवेशन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये सूत्र है, ये जो है आपका सूत्र है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर जो है सूत्र आपका है, ये आपका हो गया सूत्र, और ये हो गया जो है E बराबर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है, प्यार से समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक बार प्रेम से बोल दीजिए आके बिहारी लाल की जय। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में जो है हम फिर आगे चलते हैं, अगली हेडिंग पर देखते हैं अगला चैप्टर वो है टॉपिक क्या है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे जो है वो क्या है, वो भी इसी से संबंधित है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आज जो है इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। ठीक,
आगे जो दिया गया है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव। ठीक, ये दिया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है उसके बारे में पहले हम उसकी परिभाषा लिख लें, उसके बाद में जो है हमको समझाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, यानी यदि दो बराबर तथा तथा विपरीत विपरीत आवेश, बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से से एक दूसरे से अल्प दूरी, क्या हो? अल्प दूरी, अल्प दूरी पर स्थित हों, पर स्थित अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका चित्र भी बना लीजिए। ठीक है, इसका जो है चित्र भी बना लीजिए। चित्र क्या है? यानी ये, ठीक, जो है ये बिंदु मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और ये आवेश आपका हो गया जो है माइनस क्यू, और ये आवेश आपका हो गया प्लस क्यू। ठीक है, और इनके बीच में कोई दूरी जो है वो अल्प दूरी है, तो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक, इसके बीच में अगर कोई अल्प दूरी है तो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक, यानी यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, ठीक है, दोनों बराबर हैं यानी Q ये भी है, Q ये भी है, विपरीत है यानी ये माइनस है, ये प्लस है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी इनके बीच की दूरी क्या है? कम है। अल्प माने थोड़ी या कम। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो है फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे क्या कहा जाता है? इसकी भी परिभाषा ले लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का किसी एक आवेश का परिणाम जो है परिमाण है, परिणाम नहीं है, परिमाण है। किसी एक आवेश का जो है क्या हो? परिमाण जो है वो, तथा दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
कहते हैं। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P की तरह बनता है, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको टो से भी प्रदर्शित करते हैं। ये रो है, ये क्या है, रो है। ठीक है, अब इसका जो है बनाइए चित्र, यानी ये हो गया। ठीक है, इस पर एक आवेश है -q और एक आवेश है +q, और इसके बीच में जो दूरी है ये बिंदु A है, ये बिंदु आपकी B है, और इसके बीच में दूरी क्या है, 2l। क्या है, 2l। ठीक, तो जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2l। ठीक, मात्रक इसका, मात्रक जो है वो होता है कूलाम मीटर। ठीक, इसकी बीमा होती है AT L, अर्थात क्या हो जाएगा, LTA। ये हो गई इसकी बीमा। राशि जो है ये कैसी है, राशि जो है ये कैसी राशि है, तो ये राशि जो है सदिश है, यानी ये सदिश राशि है। ठीक है, इसकी दिशा कैसी होती है, दिशा कैसी होती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी ऋणावेश यानी जो अक्ष है उसके अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, धनावेश की ओर, इसकी क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, इसकी जो है दिशा वो उसके अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई एक आवेश होगा तथा जो उसके बीच में दोनों आवेश होगा, उसके बीच की जो दूरी होगी उसका गुणनफल क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो है दो बिंदु ले लिया जाए A और B, उनके बीच की दूरी क्या हो, 2l हो, आवेश विपरीत हो यानी -q और +q हो, तो रो बराबर q/2l। ठीक है, मात्रक इसका कूलाम मीटर, बीमा इसकी AT L अर्थात LTA। राशि कैसी है, तो राशि ये सदिश राशि है। इसकी दिशा कैसी होती है, तो अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, ये इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर जो है हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है अक्ष के परितः और जो है विपरीत, ये सब जो है इसमें 2-3 डेरिवेशन इससे संबंधित है, उसको देखिए क्या है। अगला जो टॉपिक है, अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक तो है इसका अक्षीय स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षीय स्थित, निरक्षीय स्थित और अक्षीय स्थित या अनुदैर्ध्य स्थित। ठीक है, ये जो है यानी मतलब दो जो स्थिति है इसकी, अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित, ये दोनों डेरिवेशन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, या तो अक्षीय आएगा या तो निरक्षीय आएगा, दोनों में से एक बिल्कुल श्योर रहता है कि आएगा। क्वेश्चन में अथवा लगा के आ जाए, चाहे इसको कीजिए चाहे जो अगला अथवा लगा के दिया जाए वो कीजिए, लेकिन रहता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रहता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं आएगा। ठीक, अभी तो लेसन आपका जो है बहुत बड़ा है। अब जो है अक्षीय स्थित और जो है ये जो दिया गया है
इसको देखते हैं कितना बड़ा है। अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित, ये जो दिया गया है जो दो डेरिवेशन, ठीक है। एक तो हो गया आपका अक्षीय स्थित, पहला वैद्युत ध्रुव के कारण जो है क्वेश्चन जो दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दिया गया, ये आपकी हेडिंग है। और ये दो प्रकार का होता है, पहला अक्षीय स्थित, कौन सा, अक्षीय स्थित, अक्षीय स्थित, ठीक। इसको हम कहते हैं, अक्षीय स्थित को हम दूसरा नाम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थित, अनुदैर्ध्य स्थित, ठीक। और उसके बाद में दूसरी हेडिंग आती है निरक्षीय स्थित, निरक्षीय स्थित, निरक्षीय स्थित, इसको हम कहते हैं जो है अनुप्रस्थ स्थित, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ स्थित। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कोई ऐसी बुक नहीं है कि बालाजी है, राजीव प्रकाशन है, या मास्टर माइंड है, या विद्या प्रकाशन है। ये टोटल आपको एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बुक जो हमारे पास है वो बुक आपका जो है टेक्स्ट बुक वो एनसीईआरटी की है, ठीक है। उस एनसीईआरटी के आधार पर हम बता रहे हैं, नोट तैयार करके एनसीईआरटी का उस पर हम बता रहे हैं, ठीक है। और जितना क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा वो कहीं से नहीं आएगा अलग से, कि जो है आप तरह तरह की बुकों को पढ़िए और ये सोचिए कि हाँ इधर उधर से आएगा, ठीक है। वो सब आएगा तो किससे आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे सब एनसीईआरटी से आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अक्षीय स्थित, देखते हैं नंबर 1 जो है अक्षीय स्थित, अक्षीय स्थित, अक्षीय स्थित, ठीक। ये जो है अब अक्षीय स्थित जो है ये डेरिवेशन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले 60 में हम मान रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग जो है बोल दे रहे हैं कि माना एक परावैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, जो किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका पहले चित्र बना लीजिए, इसका जो है चित्र जो है हम लोग क्या कर लें, पहले बना लेते हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाइए, यानी ये हो गया A, ये आपका हो गया B, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी इसकी क्या हो गई, जो है यहाँ से ये बीच में जो है आप मान लीजिए इसको O, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी L, ठीक। और उसके बाद में आवेश जो है -Q और इसका आवेश क्या है +Q, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये मान लीजिए E2, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की जो है इसको मान लीजिए E1, और यहाँ इस बिंदु को मान लीजिए आप P, और यहाँ से लेकर जो है इसकी दूरी आप मान लीजिए बिंदु P तक, जो है यहाँ से लेकर और बिंदु P तक की दूरी को आप मान लीजिए क्या, R मान लीजिए। तो अब ये जो है टोटल जो है ये हो जाएगा L - R, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी दूरी हो जाएगी R + L, ठीक है। अगर हम इतना निकालें तो R से इसको माइनस कर दें तो ये पता हो जाए। अगर हम टोटल दूरी यहाँ तक E1 तक ज्ञात करें, यहाँ बिंदु ये से, तो क्या हो जाएगा R +
यल। इसमें हमें लग रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी जो हमने माना है, ठीक है। यानी जो दो बिंदु है ए बी, यानी दो ध्रुव क्या है ए और बी, उसके बी उस पर जो आवेश माना गया -q और +q। बिंदु ए से और यहाँ पे जो बीच में बिंदु ओ माना गया, उसके बीच की दूरी क्या है यल है, और ओ से बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है यल है, ठीक है। और कुछ दूरी पर जो है E2 यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माना गया और E1, ठीक है। अब O से और यहाँ बिंदु P जो माना गया, इसके बीच की दूरी क्या है R। तो जब ये दूरी हम इतना निकालेंगे तो L माइनस R, यानी L से हम R को माइनस कर दें तभी तो पता चलेगा कि कितना है। और टोटल दूरी अगर हम माने तो L को और R को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पता चल जाएगा कि जो है टोटल दूरी क्या है, ठीक है। अब जो है माना हमें जो बोले थे वो लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये इसमें सारा चीज हमने चित्र में दर्शा दिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है +q आवेश के कारण, यानी +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी तीव्रता, ठीक है। तो इसकी तीव्रता जो है वो सूत्र लिख दीजिए इसमें, E1 बराबर E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K और Q/R-L का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा दिशा जो है B से P की ओर, क्या हो जाएगा B से P की ओर ये जो है आप लोग बोल दिए हैं उसको समझ जाइएगा। उसके बाद में -q, ठीक है, -q आवेश के कारण जो है -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या है E2 बराबर 1/4πε0 K और ये हो जाएगा Q/R+L का स्क्वायर, और ये हो जाएगा P से A की ओर, इसकी जो दिशा है वो उसकी दिशा थी B से P की ओर और इसकी दिशा होगी P से A की ओर, ठीक। अब उसके बाद में जो है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो बिंदु P पर परिणामी जो है तीव्रता, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो क्या होगी, अर्थात E1 ग्रेटर देन E2, अर्थात क्या हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2, ये हो जाएगा। अब दोनों को जो है दोनों का मान रख के माइनस कर दीजिए तो 1/4πε0 K और Q/R-L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K और Q/R+L का स्क्वायर, ये चीज हो गया। दोनों में 1/4πε0 के कॉमन है, कॉमन कर दीजिए इसको, 1/4πε0 K और ब्रैकेट में Q सहित कॉमन है तो Q कॉमन कर दीजिए, Q सहित कॉमन है Q कॉमन कर दीजिए, बचेगा आपका जो है 1/R-L का स्क्वायर माइनस 1/R+L का स्क्वायर, इतना जो है बचा। अब ये हो जाएगा Q/4πε0 K, ठीक है। और इसका जो है एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका R-
यल का स्क्वायर और आर प्लस यल का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर, ये हो गया आपका। उसके बाद में जो है अब इसको तोड़ दीजिए। ये तो हो गया आपका जो है, ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको तो लिख सकते हैं जो है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर, यानी जो ई बराबर है क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और इसको हम लिख सकते हैं इधर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL, ठीक है। और माइनस, इसी टाइम माइनस का गुणा कर दीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और प्लस 2 RL, ये हो गया। और बटे ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से यल स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों क्या हो गया आपका, कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, तो बचा आपका ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 के, ये बचा। और इसमें बचा 2 और 2 क्या हो गया 4 RL, बटे इसको हम जो है लिख दे नीचे वाला हिस्सा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब जो है यल लेस देन आर, ठीक है, यानी यल स्क्वायर जो है को नगण्य मानने पर, को नगण्य मान दीजिए, नगण्य मानने पर यानी शून्य हो, मतलब खत्म है, मानने पर, मानने पर, तो ये आपका हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और हो जाएगा 4 RL बटे ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो हम इसको फिर बदल सकते हैं, किसमें बदल सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं जो है क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 के और 4 RL बटे आर की घात 4, तो एक आर और एक आर कट गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, इसको जो है यहाँ से जब कट गया तो जो है बचा क्या, बचा जो है 1 अपान, यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और बचा आपका जो है 4L, ठीक है, 4L, 4L बटे आर क्यू, ये आपका जो है बच गया, ठीक है। और जो है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं जो है यहाँ पर ई बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0, ठीक है। और इसको पी बराबर इतना मान है, यानी 2 RL, अभी द्विध्रुव वाले में आया था, द्विध्रुव वाला जो आप डेरिवेशन निकाले थे, यानी Q2L, इसको हम चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, जो है इसमें हम लिख सकते हैं इसको जो है 2Q, जो है यहाँ पे Q इंटू 2L, इतना बराबर किसके है, P के, और बटे RQ, ठीक है। अब जो है इसका यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। अब इसका जो है डेरिवेशन खत्म हो चुका है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1 अपान 4 पाई, यानी जो यहाँ पर ये Q था, कहाँ पे था ये, यहाँ पर ये जो Q था, ये इस Q का इसमें गुणा किया गया है, ठीक है, इस Q का जो इसमें गुणा किया गया है वही जो है परिवर्तित किया गया है, यानी इसको 2Q में बदला गया है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4πε0 के। ठीक है, अब के बराबर 1 मान जानते हैं परावैद्युतांक का, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए के बराबर 1 रखने पर तो वो भी हट जाएगा और ये हो जाएगा जो है वैद्युत द्विध्रुव P बराबर यानी 2P/R3। ये हो गया आपका डेरिवेशन किसका, अक्षीय स्थिति का। ठीक है, ये जो है आपका हो गया अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ तो ज़्यादा घुमावदार नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट है तो ये चित्र है, फिर ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, माइनस क्यू के कारण ये है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 ग्रेटर देन E2 यानी E बराबर E1 माइनस E2 है। फिर यहाँ पर आ जाइए 1/4πε0 के Q/R-L², यहाँ से यहाँ तक, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, उसके बाद में फिर आ जाइए ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर उसके बाद में ये, फिर ये और ये, उसके बाद के बराबर 1, फिर ये आपका हो गया सूत्र। ठीक है, उसके बाद में जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर जो है हम अगला जो चलते हैं निरक्षीय स्थिति की ओर। ठीक है, निरक्षीय स्थिति की ओर हम देखते हैं, इसी का जो है सेकंड डेरिवेशन जो है निरक्षीय स्थिति। ठीक, उसको हम देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या है। निरक्षीय स्थिति की ओर देखिए, जो है अगली हेडिंग क्या है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। अभी आपने देखा अक्षीय स्थिति, अब देख लीजिए निरक्षीय स्थिति। तो जो है निरक्षीय वाले में पहले चित्र बना लीजिए, निरक्षीय स्थिति का पहले जो है आप चित्र बना लीजिए यानी अनुप्रस्थ वाला। तो पहले इसका जो है यहाँ पे बनाइए चित्र, इधर इधर चित्र बना लीजिए, ये हो गया और ये होगा। ठीक है, ये बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका बी है, इसके बीच में जो है ये आवेश माइनस क्यू है, ये आवेश आपका प्लस क्यू है। यहाँ से जो है इसको बिंदु मान लीजिए ओ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यल है। ठीक, उसके बाद में ये यहाँ से डॉट डॉट करके जो है इसकी दूरी जो है क्या है, वो आर है। ठीक, इसकी दूरी क्या है, आर है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R² प्लस अंडर रूट में L²। ठीक, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इधर भी ये जो है आपका हो जाएगा E2, तो ये भी जो है अंडर रूट में हो जाएगा R² प्लस L²। ठीक, अब उसके बाद में ये बिंदु आप मान लीजिए P। ठीक है, ये बिंदु आप मान लीजिए P, और यहाँ से इसको मान लीजिए E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। यहाँ पर जो है यहाँ पर मान लीजिए E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये वाली बिंदु आपकी हो जाएगी E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ठीक, E1 ये है cos थीटा, और यहाँ पर जो बिंदु माना गया है ये है E1 sin थीटा। ये तो हो गया आपका चित्र। ठीक, उसके बाद में अब इसमें जो सारा चीज है वो आप लिख दीजिए कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या है, ए बी है, वो जो है बिंदु ओ से और ए के बीच की दूरी यल है, ओ से बी के बीच की दूरी यल है। ठीक है, पी और बी के बीच की दूरी अंडर रूट R² L² है, ए और पी के बीच की दूरी R² L² है अंडर रूट में। ये सारा चीज जो है आप लोग लिख लीजिएगा।
ठीक, अब हम डायरेक्ट यहाँ से डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं, यानी प्लस क्यू के कारण, क्यू के कारण, क्यू के कारण बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु बिंदु आवेश आवेश पर वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये चीज, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर वन अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में E2 बराबर E2 बराबर हो जाएगी जो है, अभी इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर लीजिए। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद में माइनस क्यू के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो फिर से क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको भी चेंज कर दीजिए, E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद में E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। ठीक है, जब इसको लंबवत बांटा गया है क्षैतिज घटक में, ठीक, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ठीक, उसके बाद में फिर है cos थीटा बराबर A अपान के, लिखने वाला जो है आप लोग देख लीजिएगा, बोल दिए हैं, उसको आप लोग सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे तो ज़्यादा समय चला जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के और क्यू अपान ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, अब इसको जो है हम लिख सकते हैं, इसमें कॉमन कर दीजिए सीधा, पूरा जो है क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए। तो पूरे में कॉमन क्या हो सकता है, पूरे में कॉमन होगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर बचेगा क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा ये कि QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये घात क्या हो जाएगी, 1 + 1/2, यानी कि 1 + 1। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं जो है फिर से E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के। ठीक है, Q2L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, यानी जब हम ये घात बराबर करेंगे तो 2 × 2 1 3। ठीक है, 2 × 2 और 1 3, इसको हम क्या करेंगे, जब बराबर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है
क्यू एल बराबर क्यू इंटू 2L बराबर क्या है P, ठीक। अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसके स्थान पर हम रख देंगे P और इसके स्थान पर हम लिख देंगे Q, ठीक है। यानी जब आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, एक लाइन छूट गई है जो है L लेस देन R, ठीक है। तो ये जो है आपका प्राप्त हो गया। अब वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए तो के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा P/R स्क्वायर, या ई बराबर 9 × 10⁻⁹ P/R क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो है R³ है, इसको सही कर लीजिए R³। ये जो है आपको सिद्ध करना था, ठीक। ये जो है आपका डेरिवेशन अच्छे और निरक्षीय हो गया, ठीक है। तो जो है हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आप लोगों की समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।